क्लास 12 यूपी बोर्ड के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का शिवम लेक्चरर में। समाज शास्त्र का पेपर है जो 25 फरवरी 2026 के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मेरे प्यारे बच्चों, पूरा पेपर एकदम अच्छे से आंसर के साथ हल करके आपको बताने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मॉडल पेपर है। समय 3 घंटे 15 मिनट का होता है मेरे प्यारे बच्चों, और पूर्णांक होता है 100 का। यहाँ पर थोड़ा सा निर्देश देख लेते हैं। निर्देश में क्या है? प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। सभी प्रश्न करने अनिवार्य होते हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित अंक उसके सामने दिए गए हैं कि कौन सा प्रश्न कितने अंक का है। प्रश्न संख्या 1 से 10 तक बहुविकल्पीय प्रश्न है, एक नंबर का। प्रश्न संख्या 11 से 20 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिनका उत्तर आपको लगभग 25 शब्दों में देना है। प्रश्न संख्या 21 से 26 लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिनका उत्तर आपको लगभग 50 शब्दों में देना है। और प्रश्न संख्या 27 से 29 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, जिनका प्रत्येक उत्तर लगभग 150 शब्दों में देना है। तो सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न। तो प्रश्न नंबर 1 है मेरे प्यारे बच्चों, समाज शास्त्र का लक्ष्य क्या है? केवल सांस्कृतिक अध्ययन, सामाजिक संरचना का अध्ययन, केवल ऐतिहासिक घटनाओं का अध्ययन, केवल आर्थिक विकास का अध्ययन। कमेंट करेंगे। समाज शास्त्र का लक्ष्य है सामाजिक संरचना का अध्ययन। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 है, समाज शास्त्र का जनक माना जाता है कस्तूरी प्रसाद को, जेन एडम्स को, अगस्त काम्टे को, केंट को। तो समाज शास्त्र का जनक माना जाता है अगस्त काम्टे को। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 है, भारत में राष्ट्रीय एकीकरण के प्रमुख बाधा निम्नलिखित में से कौन सी है? विज्ञान है, कृषि है, या फिर जातिवाद है, या प्रौद्योगिकी है? तो राष्ट्रीय एकीकरण के प्रमुख बाधा है जातिवाद। जातिवाद भारत में राष्ट्रीय एकीकरण की प्रमुख बाधा है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित में से क्या ग्रामीण समाज की विशेषता नहीं है? ध्यान रखेंगे, नहीं है। एक रूपता, कृषि, प्राथमिक संबंध, गतिशीलता। तो ग्रामीण समाज की विशेषता नहीं है गतिशीलता। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसके बाद देखो, एक रूपता, कृषि और प्राथमिक संबंध, ये तीनों ग्रामीण समाज की विशेषता हैं, लेकिन गतिशीलता नहीं है। इसके बाद 5वां नंबर है, गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों की संख्या का आकलन किस आयोग ने किया है? RN मंडल आयोग ने, KS गिल आयोग ने, NSS आयोग ने, सेन आयोग ने। तो गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों की संख्या का आकलन सेन आयोग ने किया है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न है, जाति आधारित आरक्षण की शुरुआत भारत में कब से हुई थी? 1947, 1950, 1956, 1960। तो जाति आधारित आरक्षण की शुरुआत भारत में 1950 से हुई थी। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न है, भारतीय प्रजातंत्र की प्रमुख बाधा है? क्या क्षेत्रवाद है, क्या जातिवाद है, क्या संप्रदायवाद है, क्या ये सभी है? तो देखिए, भारतीय प्रजातंत्र की प्रमुख बाधा क्षेत्रवाद भी है, जातिवाद भी है और संप्रदायवाद भी है। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में प्रश्न नंबर 8 है, संस्कृति पर्यावरण का निर्मित भाग है, इसे किसने कहा है? रॉस ने, स्पेंसर ने, सोरोकिन ने, हर्ष कोविट्स ने। तो संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है, इसे हर्ष कोविट्स ने कहा है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसके बाद 9 नंबर प्रश्न है, भारत में संघीय शासन प्रणाली की शुरुआत कब हुई? 1947, 1950, 1956, 1960। तो भारत में संघीय शासन प्रणाली की शुरुआत हुई थी 1950 ईस्वी में। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन है, सामाजिक संरचना का अध्ययन किसने किया था? कस्तूरी प्रसाद, वर्गेके, एमिली इकार्डिम, केंट। तो सामाजिक संरचना का अध्ययन किया था मेरे प्यारे बच्चों एमिली इकार्डिम। ठीक है, आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद में अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। 11 नंबर प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उपनिवेशवाद क्या है? तो उपनिवेशवाद वह प्रणाली है जिसमें एक शक्तिशाली देश अन्य कमजोर देशों पर राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक नियंत्रण स्थापित कर उनके संसाधनों का शोषण करता है। सीधा सीधा मतलब है, उपनिवेशवाद वह प्रणाली है जिसमें एक शक्तिशाली देश दूसरे कमजोर देश पर राजनीतिक या फिर आर्थिक और सांस्कृतिक नियंत्रण स्थापित करके उनके संसाधनों का शोषण करता है। इसके बाद 12 नंबर प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लिंगानुपात को स्पष्ट करें। तो लिंगानुपात किसी जनसंख्या में पुरुषों और महिलाओं के बीच का अनुपात है। लिंगानुपात क्या है? किसी जनसंख्या में पुरुषों और महिलाओं के बीच का अनुपात है, जिसे आमतौर पर प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या के रूप में व्यक्त किया जाता है। इसके बाद है 13 नंबर प्रश्न, वैश्वीकरण से क्या लाभ है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
तो वैश्वीकरण से निम्नलिखित लाभ है मेरे प्यारे बच्चों। पहला है रोजगार में वृद्धि होती है, दूसरा है मुआवजे में वृद्धि होती है, तीसरा है उच्च जीवन स्तर होता है इससे, चौथा है निवेश में वृद्धि होती है और पांचवा है बुनियादी ढांचे का विकास होता है। यानी रोजगार में वृद्धि, मुआवजे में वृद्धि, उच्च जीवन स्तर, निवेश में वृद्धि, बुनियादी ढांचे का विकास। इसके बाद 14 नंबर प्रश्न है, जनसंख्या विस्फोट का क्या अर्थ है। जनसंख्या विस्फोट का अर्थ है किसी क्षेत्र में अत्यधिक और अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या विस्फोट का अर्थ है किसी क्षेत्र में अत्यधिक और अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि जिससे संसाधनों की कमी, बेरोजगारी और सामाजिक आर्थिक समस्याएं उत्पन्न होती हैं। जिससे संसाधनों की कमी, बेरोजगारी और सामाजिक आर्थिक समस्याएं उत्पन्न होती हैं। इसके बाद 15 नंबर है, संस्कृतिकरण को परिभाषित करें। संस्कृतिकरण वह प्रक्रिया है जिसमें एक समाज या समुदाय के लोग दूसरी संस्कृति के तत्वों को अपनाकर अपनी संस्कृति में परिवर्तन करते हैं, विशेषकर सामाजिक और आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए। संस्कृतिकरण वह प्रक्रिया है जिसमें एक समाज या समुदाय के लोग दूसरी संस्कृति के तत्वों को अपनाकर अपनी संस्कृति में परिवर्तन करते हैं, विशेषकर सामाजिक और आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए। इसके बाद 16 नंबर प्रश्न है, जनजातियों के अर्जित विशेषताओं के आधार पर वर्गीकरण कीजिए। जनजातियों का अर्जित विशेषताओं के आधार पर मुख्य रूप से 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है। पहला है आर्थिक आधार पर। तो आर्थिक आधार पर है, जैसे इसमें क्या आते हैं, शिकारी, खाद्य संग्रहकर्ता, पशुपालक, कृषक और शिल्पकार जनजातियाँ। सांस्कृतिक आधार पर भाषा, परंपराएं, रीति रिवाज और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार वर्गीकरण। तीसरा है आवासीय आधार पर, पर्वतीय, वनवासी, मरुस्थलीय और तटीय क्षेत्रों में निवास करने वाली जनजातियाँ। इसके बाद 17 नंबर है, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने और क्यों की। सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिराव फूले ने 1873 में की। इसका उद्देश्य समाज में व्याप्त जातिभेद, छुआछूत और अन्य सामाजिक कुरीतियों को समाप्त कर समानता और शिक्षा का प्रचार करना था। इसके बाद 18 नंबर प्रश्न है, हरित क्रांति के 2 नकारात्मक प्रभाव बताइए। तो हरित क्रांति के 2 नकारात्मक प्रभाव निम्नलिखित हैं। पहला प्रभाव है पर्यावरणीय क्षति। इसमें क्या होता है, अत्यधिक रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के उपयोग से भूमि की उर्वरता घटती है और जल प्रदूषण होता है। दूसरा है आर्थिक असमानता। बड़ी भूमि जोत वाले किसान लाभान्वित हुए जबकि छोटे और सीमांत किसान आर्थिक रूप से पिछड़ गए। इसके बाद में है 19 नंबर, औद्योगिक समाज की प्रमुख विशेषता बताइए। औद्योगिक समाज में मशीनों का उपयोग, शहरीकरण, श्रम विभाजन, बाजार आधारित अर्थव्यवस्था और सामाजिक गतिशीलता प्रमुख विशेषताएं हैं जो उत्पादन और जीवन शैली को बदलती है। इसके बाद 20 नंबर प्रश्न है, वर्ग आधारित आंदोलन से आप क्या समझते हैं। वर्ग आधारित आंदोलन वह सामाजिक और राजनीतिक प्रयास हैं जो किसी विशेष वर्ग जैसे श्रमिक, किसानों या निम्न वर्ग के अधिकारों, हितों और समानता की मांग के लिए किए जाते हैं। ठीक है। इसके बाद है लघु उत्तरीय प्रश्न। 21 नंबर प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जाति व्यवस्था में परिवर्तन के कारणों का वर्णन कीजिए। जाति व्यवस्था में परिवर्तन के कारणों वह सामाजिक एवं आंदोलनात्मक प्रयास हैं। ठीक है। परिवर्तन के वह सामाजिक एवं आंदोलनात्मक प्रयास हैं जैसे आरक्षण, शिक्षा, जागरूकता अभियान, सामाजिक समता गतिविधियां जो जाति आधारित भेदभाव को समाप्त कर सामाजिक समानता, अधिकार और विकास की दिशा में योगदान देते हैं। इसके बाद में है 22 नंबर प्रश्न, भारत में लिंगानुपात में गिरावट के कारणों पर प्रकाश डालिए। तो भारत में लिंगानुपात में गिरावट के मुख्य कारण है, पहला कारण है लिंग चयनात्मक गर्भपात यानी कन्या भ्रूण हत्या के कारण। दूसरा है प्री नेटल डायग्नोसिस टेक्नोलॉजी का असुरक्षित उपयोग। तीसरा है पढ़ाई लिखाई का भेदभाव जैसे बेटी शिक्षा के प्रति कम जागरूकता। चौथा है कुपोषण और स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव। और पांचवा है बेरोजगारी और सामाजिक असुरक्षा। इसके बाद 23 नंबर है, औद्योगिकरण का संयुक्त परिवारों पर क्या प्रभाव पड़ता है। औद्योगिकरण के कारण रोजगार के लिए लोग शहरों की ओर पलायन करते हैं जिससे संयुक्त परिवार टूटने लगते हैं। इससे पारिवारिक एकता कमजोर होती है, आर्थिक सहयोग कम हो जाता है और सदस्य अधिक स्वतंत्र जीवन जीने लगते हैं। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 23 नंबर प्रश्न है, ग्राम पंचायत की शक्तियों का वर्णन कीजिए। तो ग्राम पंचायत की शक्तियाँ स्थानीय सरकार के तहत होती हैं जिसमें ग्रामीण विकास कार्यों की योजना बनाना, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, स्वच्छता, आजीविका और स्थानीय मुद्दों का समाधान करना शामिल होता है जिससे गांव का समग्र विकास सुनिश्चित होता है। इसके बाद 25 नंबर है मेरे प्यारे बच्चों, पर्यावरणीय आंदोलन से आप क्या समझते हैं। तो पर्यावरणीय आंदोलन वह सक्रियता है जिससे समाज प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण, प्रदूषण रोकथाम, जैव विविधता की सुरक्षा और सतत विकास के लिए काम करता है।
ये आंदोलन पर्यावरणीय क्षरण को रोकने और प्रकृति के संतुलन को बनाए रखने की दिशा में प्रयास करते हैं। इसके बाद 26 नंबर है, सामाजिक आंदोलन के महत्व का वर्णन कीजिए। सामाजिक आंदोलन समाज में बदलाव लाने के महत्वपूर्ण उपकरण हैं जो व्यक्ति, समुदाय या समाज के अधिकार, समानता और न्याय की लड़ाई को मजबूती देते हैं। यह आंदोलनों से सामाजिक समस्याओं का समाधान खोजा जाता है, कुरीतियों को समाप्त किया जाता है और लोगों को सशक्त किया जाता है। ठीक है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है। उत्तर लगभग आपको 200-250 शब्दों में देना है, 2 पेज। 27 नंबर प्रश्न है, भारत में पुराने तथा नए सामाजिक आंदोलनों में स्पष्ट भेद करना क्यों कठिन है। फिर यहाँ पे अथवा करके दिया है, दहेज प्रथा एक अभिशाप है, व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पे अथवा करके 2 दिया है, आपको इसमें से एक करना है और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद 28 नंबर है, उपनिवेशवाद किसे कहते हैं। उपनिवेश काल में राष्ट्रवाद के विकास की विवेचना कीजिए। फिर अथवा करके दिया है, भारतीय लोकतंत्र में दबाव समूह की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। इसके बाद में मेरे प्यारे बच्चों 29 नंबर प्रश्न है, क्या कह रहा है, भारत में धर्मनिरपेक्षतावाद के सहायक कारणों की विवेचना कीजिए अथवा हरित क्रांति और इसके सामाजिक परिणामों की विवेचना कीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ तक वीडियो कंप्लीट होता है। वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। फिर मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।